अमेरिका, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो देश आज यूं ही महाशक्ति नहीं है। अनेकों औपनिवेशिक देशों की तरह ही उसे भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये देश भी किसी वक्त यूरोपीय देशों का उपनिवेश था। हालांकि भारत की तुलना में अमेरिका की स्वतंत्रता का संघर्ष कुछ भी नहीं लगता। इसी कारण से तो अमेरिका आज एक महाशक्ति है। उसे स्वतंत्रता के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। इसका कारण था साझे उद्देश्य के लिए साथ मिलकर लड़ना। जबकि भारत में भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्रांति की गई, जैसे 1857 की क्रांति, लेकिन उसमें साझे उद्देश्य की कमी थी। सभी का अपना अपना उद्देश्य था। भारत में अपनों का साथ देने की बजाय अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने लगी। यूरोप से भी लोग यहाँ आकर बसने लगे। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिशर्स ने अमेरिका के पूर्वी तट पर अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए, जिनमें से कुछ हैं न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। पूर्वी तट पर इसीलिए क्योंकि सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए यहाँ तक पहुंच संभव थी और ये क्षेत्र पश्चिमी अमेरिकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक उपजाऊ था। अमेरिकी क्षेत्र केवल ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थे। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस था। उसने भी अपने उपनिवेश अमेरिका में स्थापित किए थे। इन दोनों के मध्य हमेशा से ही टकराव की स्थिति रही। 1337 से 1453 में इन दोनों के बीच 100 ईयर्स वॉर हुआ, जिसका कारण था ब्रिटिश किंग द्वारा फ्रेंच थ्रोन पर क्लेम करना और इन दोनों के द्वारा एक दूसरे के क्षेत्रों पर क्लेम करना। अमेरिका की भूमि को लेकर भी इन दोनों के मध्य टकराव हुआ। यही टकराव आगे चलकर 7 ईयर्स वॉर में बदल गया, जो 1756 से 1763 के बीच अमेरिका की भूमि पर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बहुत से कारण थे, जिनमें से एक कारण 7 ईयर्स वॉर भी था। ब्रिटेन इस युद्ध को तो जीत गया, लेकिन उसे बहुत नुकसान हुआ और उसकी भरपाई इन उपनिवेशों से की गई। इन उपनिवेशों को अपनी असेंबली बनाने की अनुमति तो थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और ऊपर से ब्रिटेन ने ऐसे कई अधिनियम लाए जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा। इसके अलावा इन पर बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे। यदि ये उपनिवेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के इच्छुक होते तो इसके लिए वे केवल ब्रिटिश जहाजों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे। ये उपनिवेश कपास, चीनी और तंबाकू का निर्यात केवल ब्रिटेन को कर सकते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन इन वस्तुओं को मैन्युफैक्चर कर अधिक कीमतों पर अपने ही उपनिवेशों में बेचता था, जिससे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को तो प्रोत्साहन मिला ही, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती गई। इन उपनिवेशों को लोहा और सूती कपड़े जैसे उद्योगों को आरंभ करने की भी मनाही थी। ये सब तो रेवोल्यूशन के मूल कारण थे। इसके अलावा अनेक दार्शनिकों और विचारकों का प्रभाव भी अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक कारण बना। लॉक, हैरिंगटन और मिल्टन जैसे दार्शनिकों का मानना था कि मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनकी अवहेलना करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। जैसे हमने आपको पहले बताया, ऐसे बहुत से अधिनियम लाए गए थे जिससे कि इन उपनिवेशों का शोषण ही हुआ। शुगर एक्ट 1764, इसे प्लांटेशन एक्ट और अमेरिकन रेवेन्यू एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा पहला कर अधिनियम था जिसे अमेरिकन कॉलोनी से रेवेन्यू वसूलने के लिए लाया गया था। 1765 का स्टाम्प पेपर एक्ट, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले पेपर के हर टुकड़े पर टैक्स लगाया गया। उपनिवेशों ने इसका विरोध किया और मैसाचुसेट्स में एक असेंबली का आयोजन किया। यहाँ पर एक नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन। इन उपनिवेशों का कहना था कि जब तक हमारा कोई ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हम किसी भी प्रकार के टैक्स को नहीं मानेंगे। 1767 से 1768 के बीच टाउनशेड एक्ट लाया गया। इस एक एक्ट के तहत बहुत से नए टैक्सेस लगाए गए। इस एक्ट में जहाँ नए टैक्सेस लगाए गए, वहीं पुराने टैक्सेस को भी समाप्त किया गया। अमेरिकन को विश्वास था कि शुगर एक्ट और स्टाम्प पेपर एक्ट के तहत लाए गए टैक्सेस भी समाप्त किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें चाय, गिलास, पेंट और पेपर जैसी चीजों पर और टैक्सेस लगाए गए। अमेरिकन चाय को बहुत पसंद करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 1770 में मैसाचुसेट्स के बोस्टन पोर्ट में ब्रिटिशर्स और अमेरिकन के बीच टकराव हुआ, जिसमें 5 अमेरिकन मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। इस घटना को बोस्टन मैसेकर के नाम से जानते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि इसके बाद 1773 में भी एक टी एक्ट लाया गया, लेकिन उसमें चाय को लेकर कुछ अलग प्रोविजन थे और टाउनशेड एक्ट के तहत केवल चाय पर ही नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं पर भी टैक्स लगाए गए। 1773 के टी एक्ट यानी चाय अधिनियम के तहत ये प्रावधान था कि ब्रिटिश कंपनीज डायरेक्टली कॉलोनीज में जाकर चाय बेच सकती है। इसके लिए अब उन्हें कोई टैरिफ्स और टैक्सेस देने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिकन इन सभी एक्ट्स और टैक्सेस से परेशान हो चुके थे और इन सब लोगों का गुस्सा 1773 की बोस्टन टी पार्टी में फूटा। ब्रिटेन से आया चाय का जहाज अमेरिकन द्वारा मैसाचुसेट्स के बोस्टन पोर्ट पर रोक दिया गया। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकन ने चाय की सभी 342 पेटियां समुद्र में फेंक दी। अमेरिकन की इस कार्रवाई को सजा देने के लिए 1774 में एक एक्ट लाया गया, कोर्सिव एक्ट या इनटॉलरेबल एक्ट। इस एक्ट के अधीन 4 कानून थे, जिसमें से एक था कि अब बोस्टन पोर्ट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा ये 3 एक्ट भी इसी एक्ट में थे।
अब ये सभी कॉलोनीज ब्रिटिश शासन को अपने देश में सहन नहीं करना चाहते थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और 1776 में इन राष्ट्रवादियों ने पेंसिल्वेनिया की फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन यानी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी 12 कॉलोनीज ने भाग लिया। इन 12 कॉलोनीज के कुल 56 सदस्य इसमें शामिल हुए। जॉर्जिया का इसमें शामिल न होने के पीछे 2 कारण थे। पहला था, जॉर्जिया इस वक्त अमेरिकन नेटिव ट्राइब के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, और दूसरा था जॉर्जिया का ब्रिटेन का सहयोगी बनकर रहना, यानी जॉर्जिया को ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर रहने में कोई समस्या नहीं थी। जॉर्जिया का नाम भी ब्रिटिश किंग जॉर्ज सेकंड के नाम पर रखा गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था उद्योगों और व्यापार पर ब्रिटिश सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें हटाया जाए और उपनिवेशों की सहमति के बिना कोई टैक्स न लगाया जाए। लेकिन ब्रिटिश किंग जॉर्ज थर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करे जाने पर अब युद्ध आरंभ हुआ। 1775 में अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के बीच में पहला युद्ध हुआ, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कर्ड। इस वॉर में अमेरिकन की जीत के बाद अमेरिकन में नेशनलिज्म की भावना और प्रबल हुई। R.W. एमर्सन ने इस वॉर का जिक्र करते हुए अपनी पोएम कॉन्कर्ड हेम में लिखा है, शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड, यानी इस युद्ध में चली पहली गोली पूरे विश्व में सुनी गई। 4 जुलाई 1776 को दूसरे महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में इन उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सम्मेलन में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का चीफ बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच अनेक झड़पें हुई और 1781 में ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है जो 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1783 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। ब्रिटेन की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर डेविड हार्टले ने किए थे, जो कि एक फिलोसोफर थे, और अमेरिका की ओर से 3 व्यक्तियों जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन जे ने सिग्नेचर किए। जॉन एडम्स यूएसए के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक और फिलोसोफर थे और जॉन जे अमेरिका के पहले चीफ जस्टिस थे। अमेरिकन फ्रीडम की घोषणा का ड्राफ्ट थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, जो कि बाद में जाकर यूएस के 3rd प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद अमेरिका का संविधान बनाने के लिए फिलाडेल्फिया में सम्मेलन बुलाया गया और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ।